तारीख है 18 मार्च 1984। जापान में एक बहुत मशहूर कैंडी बनाने की कंपनी ग्लाइको है। ग्लाइको कंपनी का मालिक है अजाकी। 18 मार्च 1984 के दिन अजाकी के घर के बाहर दो नकाबपोश आदमी हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि अजाकी के दो घर थे। एक घर में वह अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी के साथ रहता था और उसी के साथ में जुड़ा हुआ दूसरा घर जहां पर अजाकी की मां रहा करती थी। सबसे पहले नकाबपोश आदमी जैसे तैसे घर के अंदर घुस जाते हैं और अजाकी की मां के घर में जाते हैं और उसकी मां को बंदी बना लेते हैं और उसके चेहरे पर टेप लगा देते हैं। इतना ही नहीं, वे पास में रखे फोन की तार को भी काट देते हैं। अब यहाँ से वे चाबी लेने के बाद दूसरे अजाकी के घर में जाते हैं। वहां पर सामने एक जवान औरत खड़ी थी। वो थी अजाकी की पत्नी। अजाकी की पत्नी शोर मचा पाती उससे पहले वह दोनों आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे पर हाथ रख देते हैं। फिर अजाकी की पत्नी को अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। जब वह दोनों आदमी अजाकी की पत्नी का मुंह टेप से बंद कर रहे थे, उससे पहले अजाकी की पत्नी उनको कहती है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको अभी ला कर देती हूँ, लेकिन हमें बख्श दो। लेकिन वे दोनों आदमी कहते हैं हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हम तो किसी और चीज के लिए ये काम करते हैं, हमें तो तलाश ही किसी और चीज की है। और ये कहकर वे दोनों आदमी अजाकी की पत्नी का मुंह अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। फिर दोनों आदमी पूरे घर को अच्छी तरह से देखते हैं, लेकिन अजाकी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर में वे दोनों वॉशरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर अजाकी बाथटब के अंदर नहा रहा था। तो दो नकाबपोश आदमियों को अपनी तरफ आता देखकर अजाकी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। फिर वे दोनों आदमी अजाकी को पकड़ लेते हैं। उस वक्त उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था क्योंकि वो नहा रहा था। वो दोनों उसे ऐसे ही नंगा बाहर ले जाते हैं और गाड़ी में डिग्गी में डाल देते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों आदमी अजाकी को ओसाका नाम के एक छोटे से शहर में ले जाते हैं। ये इलाका बहुत ही सुनसान जगह पर था। ओसाका में उसे एक घर के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात, यहाँ पर अजाकी की रखवाली के लिए एक भी आदमी को रखा नहीं गया। पूरे घर में अजाकी अकेला अच्छी तरह से बंधा हुआ, लेकिन कोई उसे देखने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं। फिर अगले दिन यह खबर पुलिस तक पहुंच जाती है कि शहर की मशहूर कंपनी ग्लाइको का मालिक अगवा किडनैप हो चुका है। देखते देखते यह खबर अखबार में छप जाती है कि ग्लाइको कंपनी के मालिक को दो अनजान लोग रात में नहाते वक्त उठा कर ले गए। इसके बाद अगले दिन यानी कि 19 मार्च 1984 को ये दो नकाबपोश आदमी पुलिस को और अजाकी की पत्नी को एक चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी में लिखा हुआ था, अगर आपने 1 बिलियन यान और 100 किलो सोना हमें 21 मार्च से पहले नहीं दिया तो हम ग्लाइको कंपनी के मालिक अजाकी को मार देंगे। 1 बिलियन यान और साथ में 100 किलो सोना, ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी आज भी और उस समय भी। इसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आती है क्योंकि जापान की पुलिस दुनिया की इकलौती ऐसी पुलिस है जिससे मुजरिम ज्यादा दिनों तक छिप कर बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पुलिस सबसे ज्यादा एडवांस थी। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर पुलिस करीब 96% केस तो ऐसे ही सुलझा देती है। अब इतने आंकड़े सामने आते हैं तो जापान के लोगों का भरोसा अपनी पुलिस के ऊपर पूरा था। जापान के लोगों को लग रहा था कि पुलिस इस केस को, और जापानी पुलिस को भी लग रहा था कि हम इस मुजरिम को आसानी से पकड़ लेंगे। इसलिए उन्होंने शहर के कोने कोने में नाकाबंदी कर दी ताकि मुजरिम को पकड़ने के लिए आसानी हो, और शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी पर पुलिस की नजर थी। चेकिंग बहुत तेज हो चुकी थी, लेकिन अफसोस की बात, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब यहाँ पर दिन हो चुका था 20 मार्च 1984, रात का वक्त था। यहाँ पर रात के वक्त अजाकी अपने हाथ पैर खोलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर घर में कोई भी पहरेदार मौजूद नहीं था। हाथ पैर खुले अजाकी फटाफट दरवाजा तोड़ता है। डरता भी है कि अगर यहाँ पर पकड़ा गया तो वो सीधा मार देंगे, लेकिन वो भागता भागता उस सुनसान जगह से आगे निकल जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अजाकी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल नंगा था। अब यहाँ पर वो काफी आगे आता है, तब उसे दो आदमी मिलते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। यहाँ पर अजाकी उन लोगों से मदद मांगता है, पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, वह दोनों लोग उसे पहनने के लिए कपड़े भी देते हैं। जैसे तैसे अजाकी अपने घर पहुंच जाता है
और उसकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले आसपास की जगह को बंद कर देते हैं और पूरी प्रोटेक्शन अज़ाकी और उसके परिवार को दे दी जाती है। だから全くそうです、わかりません。見てません。はい。 फिर अगला दिन आ जाता है 21 मार्च 1984। अखबार में यह खबर छपती है कि अज़ाकी सही सलामत वापस लौट आया है। घर वाले भी बहुत खुश थे, पुलिस भी बहुत खुश थी। चलो केस जल्दी से सॉल्व हो गया। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि केस तो अभी शुरू हुआ है। जब अज़ाकी छुटकर घर आता है, उसके अगले ही दिन ग्लाइको कंपनी के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें अचानक आग लग जाती है। ये कंपनी अज़ाकी की ही है। वहां पर करीब 6 गाड़ियां खड़ी थी और 6 की 6 जलकर तबाह हो जाती है। 現金奪取を図りました。 पहले तो सभी को लग रहा था कि यह शायद कोई हादसा है, कोई गलती हो गई होगी। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद कंपनी के अंदर एक कंटेनर आता है। आपको बता दें कि यह कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, इसलिए इस कंपनी के अंदर कंटेनर आते जाते रहते थे। ऐसे ही अचानक से एक कंटेनर इनकी फैक्ट्री में आ जाता है। जब उस कंटेनर को खोला जाता है तो उस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जी हाँ, एसिड से भरा हुआ कंटेनर। पहले तो कंपनी के एम्प्लॉय को पता नहीं चला कि ये एसिड है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। फिर जांच में पता चला कि यह बहुत खतरनाक एसिड है। ये इतना खतरनाक एसिड था कि अगर कोई लोहे की चीज इस एसिड में डाल दी जाती तो वो पिघल जाएगी। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एसिड कितना ज्यादा खतरनाक था। अब पुलिस और अज़ाकी को यह लगने लगा कि पहले 6 गाड़ियों का तबाह होना और बाद में फैक्ट्री में इस कंटेनर का आना, यह शायद उन लोगों की चाल है। अब यहाँ पर तारीख आ जाती है 8 अप्रैल, यानी कि 18 दिन बीत चुके थे अज़ाकी को यहाँ पर वापिस आए हुए। यहाँ पर जापान की पुलिस को एक लेटर मिलता है और उस लेटर के ऊपर जो पहली लाइन लिखी थी, उस लाइन को पढ़ने के बाद पूरी जापानी पुलिस हिल गई। उस लेटर पर लिखा हुआ था, ये खत जापान की मूर्ख पुलिस के नाम। जापान की पुलिस वालों, तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग मूर्ख हो? अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे पता है कि मुझे पकड़ना तुम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ हिंट तुम लोगों को देता हूँ। इस चिट्ठी में आगे लिखा हुआ था, मैं ना तो अज़ाकी का रिश्तेदार हूँ, ना ही उसकी कंपनी में काम करता हूँ या काम करता था, ना ही उसके खेतों में काम करता हूँ। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, इसलिए कृपया मुझे उसके आसपास मत ढूंढिए, अपना समय बचा लीजिए। यहाँ पर किडनैपर चिट्ठी में यह भी लिखता है, उस रात किडनैपिंग के लिए जो गाड़ी मैंने इस्तेमाल की थी, उस गाड़ी का रंग ग्रे था। इतना नहीं, उसने ये भी लिखा कि उस रात उसने डाइको नाम के एक स्टोर से खाना भी खरीदा। किडनैपर ने आगे लिखा कि अगर तुम लोगों को इसके अलावा और सबूत चाहिए तो अखबार वालों से भीख मांगो। अगर तुम लोग फिर भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे तो तुम लोग टैक्स चोर हो। यहाँ पर उस किडनैपर ने पुलिस को टैक्स चोर इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो सैलरी होती है, जो पगार होती है, वो लोगों से भरे हुए टैक्स से आती है। और आखिर में किडनैपर ने ये लिखा, मैं पुलिस स्टेशन आकर आपके सबसे बड़े ऑफिसर को अगवा कर लूं। और आखिर में ये लिखा था, मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। 犯人グループは9月森永製菓からの現金奪取にも失敗、犯行を一挙にエスカレートさせました。 अब उस नकाबपोश आदमी ने पुलिस को 2 हिंट दिए थे, इसलिए पुलिस सबसे पहले ग्रे रंग की गाड़ियों को ढूंढना शुरू कर देती है। जिस भी आदमी की गाड़ी ग्रे रंग की होती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। दूसरी तरफ डाइको स्टोर पर भी पुलिस जाती है और अच्छे से पूछताछ करती है, लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। यहाँ पर जापान की पुलिस की किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जो खत उन नकाबपोश लोगों ने पुलिस को भेजा, वही खत अगले दिन जापान की हर एक अखबार में छप गया और इस एक लेटर ने जापान की पुलिस की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस खत के आने के बाद पुलिस और ग्लाइको कंपनी को एक और लेटर आता है। इस लेटर में लिखा हुआ था, हम लोगों ने आपकी कुछ कैंडी के अंदर जहर मिला दिया है। अगर इस कैंडी को किसी बच्चे ने खा लिया तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। ये खत आने के बाद पुलिस और ग्लाइको कंपनी के मालिक अज़ाकी घबरा जाते हैं और उन्हें डर था कि कैंडी खाने के बाद किसी बच्चे की कहीं मौत ना हो जाए, इसलिए वे जापान के हर एक स्टोर से अपनी कैंडी को वापस जल्दी से जल्दी मंगवा लेते हैं। और जब उन्होंने अपनी कैंडी वापस मंगवाई
तो उनको करीब 130 मिलियन यान का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ लोगों ने इस कंपनी की कैंडी खाना ही बंद कर दिया। यह कंपनी उस वक्त बुरी तरह डूब गई। इस लेटर के बाद उन लोगों ने एक और लेटर इस कंपनी को भेजा और उसमें लिखा था, ग्लाइको कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। अब हम दोबारा इस कंपनी को तंग नहीं करेंगे। हमारा मकसद पूरा हुआ, लेकिन हम ये वादा नहीं करते कि हम किसी और कंपनी को तंग नहीं करेंगे। आखिर में लिखा हुआ था मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। कुछ समय बाद 1 नवंबर 1984 को मोरिनागा कंपनी को एक खत आता है। मोरिनागा भी एक तरह की कैंडी बनाने की कंपनी थी। उस खत में लिखा हुआ था, आप लोगों ने हमारी ताकत के बारे में जान लिया होगा। अगर आप लोग अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते तो आप हमें 200 मिलियन यान पहुंचा दीजिए और आप आने वाली 4 तारीख और 5 तारीख के अखबार में ये बता दे कि आपने क्या सोचा, क्या विचार बनाए हमारे इस ऑफर को लेकर। खत आने के बाद मोरिनागा कंपनी की हवा टाइट हो जाती है। कुछ दिनों के बाद इस कंपनी को एक और चिट्ठी आती है और इस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था, आपने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अब आपकी कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चिट्ठी में आगे लिखा हुआ था, हमने आपकी कंपनी के 10 बॉक्स के अंदर कुछ कैंडी पर खास तरह का जहर लगा दिया है और उन 10 बॉक्स के अंदर चिट्ठी भी डाली गई है। अगर किसी ने गलती से उस कैंडी को खा लिया तो मौत। इसके बाद कंपनी उन 10 डिब्बों को ढूंढना शुरू कर देती है। उनको वाकई में ऐसे 10 बॉक्स मिल भी जाते हैं। सभी बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी मौजूद थी और सब बॉक्स को जांच के लिए आगे भेजा जाता है। तब पता चलता है कि सच में इस बॉक्स के अंदर कुछ जहरीली कैंडीज थी। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तब उन्हें एक व्यक्ति नजर आता है जो कि डिब्बों में कुछ डाल रहा था, कुछ निकाल रहा था, मतलब कि कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। 毒入りの菓子が置かれた店で記録された不審な男のビデオを公開しました。 इसके बाद पुलिस ने उस आदमी का स्केच बनवाया। हर जगह यह बात फैला दी कि इस आदमी को ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस के हाथ वो आदमी नहीं आया। अब धीरे धीरे इस कंपनी की माली हालत भी खराब हो गई। दूसरी तरफ अखबारों में भी यह खबर छप रही थी कि पुलिस से चिट्ठी भेजने वालों को पकड़ने में नाकामयाब है। लोगों के अंदर पुलिस के काम को लेकर बहुत गुस्सा था। हालांकि पुलिस अपना काम पूरी लगन, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ कर रही थी, लेकिन वह मुजरिम को पकड़ने में नाकामयाब हो रही थी। यहां तक कि जापान पुलिस अभी तक 1.25 लाख लोगों से, जी हां 1.25 लाख लोगों से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उनके हाथ अभी तक कोई सुराग भी नहीं लगा जिसके जरिए वह उस आदमी तक पहुंच जाए जो कि पुलिस को चिट्ठी भेज रहा है। ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर पुलिस अच्छे से काम कर रही थी, लगन से काम कर रही थी। यहाँ पर जापान के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इस केस को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और करीब अगस्त 1985 को उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ऑफिसर के मौत की खबर अखबार में छप जाती और उस पुलिस ऑफिसर की मौत की खबर पब्लिक होने के बाद, यानी कि अखबार में छपने के बाद, पुलिस को एक और चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, हमारी संवेदनाएं उस पुलिस ऑफिसर के साथ है जिसने आत्महत्या कर ली और हमारी हमदर्दी उस पुलिस ऑफिसर के परिवार वालों के भी साथ है। हमने तय किया है कि हम आगे से किसी भी फूड बनाने वाली कंपनी को तंग नहीं करेंगे। अगर आगे से आपको कोई भी चिट्ठी मिलती है तो वह हम नहीं होंगे। समझ लेना कोई हमारी कॉपी कर रहा है। सच में यह हमारी आखिरी चिट्ठी होने वाली है। अब यहाँ पर सच में पुलिस को ना तो कोई यहाँ पर चिट्ठी मिली और ना ही किसी फूड बनाने वाली कंपनी को आगे तंग किया गया। अब यहाँ पर हर चिट्ठी में आखिर में लिखा था मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। आखिर ये कौन है? ये कौन हो सकता है? यहाँ पर करीब 38 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ने में नाकामयाब रही। यह बहुत बड़े मलाल की बात है जापानी पुलिस के लिए, लेकिन भला कौन व्यक्ति ये कर सकता है? हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए, ये नकाबपोश, ये गैंग वो लोग हो सकते हैं जो कि इस कंपनी से अपना बदला लेना चाहते थे। आपको बता दें कि मोरिनागा कंपनी साल 1955 में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। इस कंपनी ने 1955 में एक एरेसनिक नाम का जहर ड्राई मिल्क में मिला दिया, जो कि गलती से हुआ था, और इस मिल्क को पीने के बाद करीब 138 बच्चों की मौत हो गई और करीब 12,000 बच्चे बीमार पड़ गए। उनके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो गई।
इसलिए यह भी हो सकता है कि उन 12,000 बच्चों में से एक ऐसा बच्चा हो जिसने आगे जाकर बड़ा होकर इस कंपनी में बदला लिया, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की अगर सोच की बात की जाए, वह पुलिस से तंग था कि पुलिस टैक्स का पैसा खा रही है। वो इन कंपनी वालों से तंग था, उसे पैसे का कोई भी लालच, पैसे की भूख नहीं थी। वो किसी को मारना नहीं चाहता था। और रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने एक भी व्यक्ति की जान नहीं ली। हालांकि वो कंपनी से मोटी रकम मांगते थे, लेकिन उनका इरादा साफ नजर आ रहा था कि ये पैसे सिर्फ नाम के लिए मांगे जा रहे हैं। इस पैसे को लेने का उनका कोई भी इरादा नहीं होता था, बस डराना और बाद में कंपनी की वैल्यू खत्म करना, साथ में पुलिस की इज्जत की धज्जियां उड़ा देना। इसके बाद यह भी बात सामने आती है कि जापान के कुछ अमीर लोगों ने मिलकर इन फूड कंपनियों के शेयर बहुत ऊंचे दामों में बेचे होंगे। देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर उन कंपनियों की वैल्यू खत्म हो गई, कंपनियां घाटे में आने लगी, उनके शेयर गिर गए। बाद में अमीर लोगों ने शेयर को खरीदा और बाद में जब शेयर ऊपर गए तो बस उनका प्रॉफिट, उनका मुनाफा। क्योंकि देखा जाए उनके पास पैसा था, वो फिरौती के लिए पैसा नहीं लेना चाहते थे। तो इस वजह से यह भी बात मुमकिन है कि ऐसा भी हो सकता है। इसकी संभावना चाहे कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसके बाद तीसरी थ्योरी आपको बताते हैं जो सबसे विचित्र है। यहां पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनके सामने एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है मानाबू मियाजाकी। क्योंकि वह आदमी ग्लाइको कंपनी में काम किया करता था। जब से यह सब शुरू हुआ था उससे करीब 2 साल पहले ग्लाइको कंपनी में एक स्ट्राइक हुई थी। तब उस स्ट्राइक में यह आदमी भी मौजूद था और लोगों को भड़का रहा था। इतना ही नहीं, ग्लाइको कंपनी अपना वेस्ट पानी, गंदा पानी शहर की साफ नदियों में डाल रही है। यह आदमी उस वक्त उस कंपनी के खिलाफ ये मुहिम चला रहा था कि ये देखो नदियों को गंदा कर रही है कंपनी। तो शायद ये व्यक्ति भी हो सकता है मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। और पुलिस का शक इसके ऊपर इसीलिए गया क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी में एक फुटेज को स्केच के रूप में बनवाया था, जो कि हम आपको बता चुके हैं, उस व्यक्ति की शक्ल यानी कि स्केच की शक्ल इस व्यक्ति मानाबू से बहुत मिलती थी। लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं था। और बस पूछताछ हुई, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस के हाथ ना कोई सबूत लगा, ना कुछ और चीज हाथ लगी। ऐसे ही करते करते ये केस बंद हो गया। और जापान का एक नियम आपको बता दे कि 25 साल के बाद अगर मुजरिम खुद कहे कि हाँ ये कत्ल मैंने किया था, और उस कत्ल को किए हुए, किसी क्राइम को किए हुए 25 साल से ज्यादा का समय हो चुका हो, तो वहां पर पुलिस और वहां का लॉ उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता, वो व्यक्ति आजाद हो जाता है। तो इस तरह से ये केस समय की पाबंदी से बंद हो गया। आशा करते हैं कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में।